अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग ज़ोन में खुशामदीद है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक हल करेंगे। हर सवाल का जवाब आसान और वाज़ेह अंदाज में समझाएंगे ताकि आपको सवाल हल करने का सही तरीक़ा समझ आ सके। अगर आप सीटेट की कन्फ्यूज़न फ्री तैयारी चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सवालात आइंदा इम्तहान के लिए नहायत ही अहम है, मुफीद है। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से लेकर के 99 तक इसी से सवाल आएगा और जवाब भी इसी के अंदर छुपा हुआ है, लिहाजा इक़्तिबास को अच्छी तरह से पढ़ना है और इससे आपको जवाब अख़ज़ करना है। इबारत है, आज के साइंसी दौर में चाँद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख़याल रहा है कि चाँद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है न रोशनी, न ऑक्सीजन न नबातात। ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनाकस करता है और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये समझ में आ जाता है कि चाँद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चाँद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। हमें चाँद का सिर्फ़ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चाँद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चाँद हर वक्त नहायत तेज़ी के साथ खला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खला में इनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वो जगह जो हवा से खाली हो। चाँद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने ख़ुद चाँद पर उतरकर तस्वीर उतारी, राख और पत्थर के नमूने हासिल किए। इन नमूनों का तज्ज़िया किया गया, जिनसे पता चला कि चाँद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चाँद पर किस किस्म की ज़िंदगी। ये हुआ हमारा इक़्तिबास और अब इससे हमारा सवाल है और उसका जवाब हमको ढूंढना है। तो हमारा पहला सवाल है कि साइंसदानों के ख़याल में चाँद में क्या नहीं है। सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए इक़्तिबास और इबारत के मुताबिक। सवाल क्या है, साइंसदानों के ख़याल में चाँद में क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। दूसरा ऑप्शन है हमारा रोशनी है, न नबातात, न ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है हरारत है, न ज़िंदगी, न ऑक्सीजन। और चौथा है नमी है, न जानदार, न रोशनी। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चाँद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकस करता है। पहला है शीशे की तरह, दूसरा है आईने की तरह, तीसरा है हीरे की तरह और चौथा है सोने की तरह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा इबारत के मुताबिक दूसरा, यानी आईने की तरह। अगला सवाल है, चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है। पहला ऑप्शन है हमारा उफ़ुक़ी मदार में, दूसरा मखरूती मदार में, तीसरा बैज़वी मदार में और चौथा उमूदी मदार में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी बैज़वी मदार में। अगला सवाल है, चाँद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है।
चांद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है? पहला ऑप्शन है जिस पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है। दूसरा है जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तीसरा है जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा जिस पर कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। खला से मुराद कौन सी जगह है? खला से मुराद कौन सी जगह है? ऑप्शन है हमारे वो जगह जो हवा से खाली हो, वो जगह जहां अंधेरा हो, वो जगह जहां बादल हो, या वो जगह जहां सन्नाटा हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी वो जगह जो हवा से खाली हो। अगला सवाल है, चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला? चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला? तो इबारत के मुताबिक हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे चांद पर नबातात और ऑक्सीजन है। चांद पर हरारत और रोशनी है। तीसरा, चांद पर किस किस्म की ज़िंदगी नहीं है, या चांद पर नमी और ज़िंदगी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, यानी चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। अगला सवाल है, तस्वीर की जमा है तस्वीर, तस्वीरों, तसव्वुरातों या तस्वीरात। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, बिल्कुल आसान जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी तस्वीर। अगला सवाल है, ज़मीन का मतज़ाद है आसमान, फ़र्श, कायनात या अर्ज़। बताइए ज़मीन का मतज़ाद, ज़मीन का उल्टा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी ज़मीन का उल्टा आसमान, ज़मीन का मतज़ाद आसमान। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? पहला ऑप्शन है खला पर तहकीक का काम। दूसरा है बंजर ज़मीन पर तहकीक का काम। या तीसरा चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम। चौथा आलूदगी पर तहकीक का काम। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। यहाँ जो है हमारा सवाल जो बनेगा इस शेरी मजमूए से, इस शेरी हिस्से से, वो 100 से लेकर के 105 तक, यानी 5 सवालात हमारे इस शेरी मजमूओं से है। तो शेरी मजमूओं को, शेरी हिस्से को अच्छे से पढ़िए और जहन नशी कीजिए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। शेरी हिस्सा है, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, जिन दी हुई उसी की थी, जिन दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। यह हमारा शेरी हिस्सा है और इससे अब हमारे 5 सवालात बनेंगे और उसके जवाब आपको उसी शेरी हिस्से से देना है। सवाल है हमारा, शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? पहला ऑप्शन है राहगीरों को जमा करने की। दूसरा है रकीबों के जमा करने की। तीसरा है दोस्तों को जमा करने की। और चौथा है अजीज़ों के जमा करने की। बताइए सही ऑप्शन, सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा
दूसरा यानी रकीबों के जमा करने की। अगला सवाल है, शायर का बंदगी में भला क्यों न हुआ? ऑप्शंस हैं, फिरौन की खुदाई की वजह से, शद्दाद की खुदाई की वजह से, नमरूद की खुदाई की वजह से, या हामान की खुदाई की वजह से। बताइए, सही जवाब ढूंढिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी नमरूद की खुदाई की वजह से। अगला सवाल है, महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? ऑप्शंस हैं, घर में बोरिया नहीं है, घर में खाना नहीं है, घर में बर्तन नहीं है, या घर में मिठाइयाँ नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी घर में बोरिया नहीं है। अगला सवाल है, हक़ की जमा है हक़ाइक़ों, हुकूक, हकीकतों या हुकूकात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हक़ की जमा है हुकूक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हक़ तो है कि हक़ न हुआ, डैश है, खाली जगह है। यहाँ कौन से वो लफ्ज़ हैं जिसके ज़रिए ये खाली जगह पूरी किया जाएगा? तो बताइए, झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। पहला है हमारा वफ़ा, दूसरा जफ़ा, तीसरा अदा, या चौथा अता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी हक़ तो है कि हक़ अदा न हुआ। अगला सवाल है, पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मिन्नत कश न होने दिया? पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मिन्नत कश न होने दिया? पहला है हवा का, दूसरा है दवा का, तीसरा है वफ़ा का, और चौथा है जज़ा का। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी दवा का। अगला सवाल है, मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? पहला है सिर्फ मादरी ज़ुबान की आमोजिश, दूसरा है मादरी ज़ुबान के ज़रिए आमोजिश, तीसरा है पहले मादरी फिर मज़ीद ज़ुबानों की आमोजिश, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बहुत सी ज़ुबानों और गैर मुल्की ज़ुबानों की मादरी ज़ुबान के तौर पर आमोजिश। तो बताइए, इसका सही आंसर, सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी पहले मादरी फिर मज़ीद ज़ुबानों की आमोजिश। अगला सवाल है, स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़ुबान जानी जाती है किस नाम से? कसीर लिसानी तालीम के नाम से, या तालीम में ज़ुबान, मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लिसानियात, या से लिसानी फार्मूला। बताइए, इसका सही जवाब, सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी सह लिसानी फार्मूला। अगला सवाल है, कुल ज़ुबान के नज़रिए से मुराद है एक मफरूज़ा के आमोज़गार पहले हुरूफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फ़िक्रों और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़ुबान सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़ुबान की आमोजिश ज़ुबान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा, एक मफरूज़ा की ज़ुबान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज्जी से शुरू होती है, और चौथा है हमारा, एक मफरूज़ा की तमाम ज़ुबानें एक ही तरीक़े से सीखी जाती हैं। बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब, सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा दूसरा, यानी एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़ुबान की आमोजिश ज़ुबान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। अगला सवाल है, ज़ुबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़ुबान की आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है? पहला है साख्तियाती रवैया, दूसरा है क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया, तीसरा है तरसीली रवैया,
और चौथा है कुल जिस्मानी रद्द अमल। बताइए बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काव्या ज़ुबान की उस्ताद है। वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। पहला है तरकीबी लफ्ज़, दूसरा है लफ्ज़ों का हाल, तीसरा है लफ्ज़ों का खेल, या चौथा है लफ्ज़ बनाना। बताइए कौन सा होगा, कौन सा जवाब हमारा सही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी तरकीब लफ्ज़ी, यानी जिसमें जोड़ने का काम हो उसको तरकीब कहते हैं, तरकीब लफ्ज़ी। अगले सवाल को अच्छे से रीड कीजिए। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़ुबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़ुबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वह इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे, पहला है इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, दूसरा है फ़्रहंग की जांच करना, तीसरा है खाली जगहों को पुर करना, या चौथा है क्लोज टेस्ट। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी क्लोज टेस्ट। अगला सवाल है बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। पहला है बदन ज़ुबान, यानी बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है बोलने का तरीक़ा, तीसरा है ज़ुबान का अमल, या चौथा है मुस्तअमल ज़ुबान। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। यानी बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है, वो क्या है, बदन ज़ुबान, या बोलने का तरीक़ा, ज़ुबान का अमल, या मुस्तअमल ज़ुबान। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी बोलने का तरीक़ा। अगला सवाल है कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलाए कार इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है हमारे, सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, तीसरा है ज़ुबान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, या चौथा है क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी ज़ुबान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। अगला सवाल है सियाक़ में क़वाइद से मुराद है क्या है। ऑप्शन है हमारे, मश्क़ व अमल से क़वाइद की आमोज़िश, दूसरा है पहले क़वाइद के उसूल फिर उनके अमल की आमोज़िश, तीसरा है सियाक़ में देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़ुबान की मिसालों से आमोज़िश, या चौथा ऑप्शन ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़ुबान की आमोज़िश जिसमें आमोज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सियाक़ में पहले देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़ुबान की मिसालों से आमोज़िश। अगला सवाल है दर्ज़ैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा लेक्चर के दौरान नोट लेना, दूसरा है पढ़ने के दौरान नोट लेना, तीसरा तहक़ीक़ का खाका तैयार करना, या चौथा किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना। तो बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। अगला सवाल है हमारा दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन हमेशा नसरी इक़्तिबास जैसे नज़म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। ऑप्शन है हमारे, वो मुस्तनद और फ़ितरी ज़ुबान में होती हैं, दूसरा है दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन उन्हें पसंद करते हैं, तीसरा है वो मश्क तैयार करने में मुआविन होती हैं, चौथा है वो मुताले के लिए मौजू होती हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, क्या होगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी वो मुस्तनद और फितरी ज़ुबान में होती हैं। अगला सवाल है दर्ज झैल काम को, दर्ज झैल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा? पहला है इमला, दूसरा है कवायद का इमला, तीसरा है दोबारा लिखने का काम, या चौथा है बाहमी इमला। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कवायद का इमला। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहली ज़ुबान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? सवाल को रीड कीजिए। पहली ज़ुबान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा आमोजिश, दूसरा है अपने आप सीखना, तीसरा है फ़रोग़ और चौथा है वक़ूफ़। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी अपने आप सीखना। अगला सवाल है पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़ुबान बोलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़ुबान में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के नए अल्फाज से मुतारफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? ऑप्शन है हमारे कसीर लिसानियत बतौर माखज़, दूसरा है बहुत सी ज़ुबानें जानना, तीसरा है तनव्वु बतौर हिकमत अमली, या चौथा है यक लिसानियत। इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी कसीर लिसानियत बतौर माखज़। अगला सवाल है दर्ज झैल में से कौन आमोज़गारों की ज़ुबान से मुतारफ़ करने का मिसाली तरीक़ा नहीं है? ऑप्शन है हमारे नज़्म और गाने, मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे जुमले, हुरूफ तहज्जी के हुरूफ की तदरीस, या बोलने और सुनने में शिरकत। बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी हुरूफ तहज्जी के हुरूफ की तदरीस। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से लेकर के 128 तक इसी इबारत से आपको सवाल आने वाला है और इसी इबारत में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। तो इबारत को अच्छे से रीड करना है, ज़हन नशी कर लेनी है और फिर उसका जवाब आपको इसी इबारत के मुताबिक देना है। इबारत है इंसान अपनी जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। इसके लिए वो या तो कहीं तफरीह के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फ़िल्म वगैरह देखेगा। इनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट, बीड़ी और सिगार पीना या फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि आसाबी निज़ाम में हैजान पैदा करता है। सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारी ही नहीं होती बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। सिगरेट सिर्फ इसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदेह नहीं होता बल्कि अतराफ़ में जो लोग होते हैं उनको भी इतना ही नुकसान पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आपने इबारत को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब चलिए इसी से आए हुए सवालात की तरफ और फिर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इसका। सबसे पहला सवाल है इस इबारत का कि इंसान कब आराम का तालिब होता है? ऑप्शंस हैं हमारे
जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद, दूसरा है ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद, तीसरा है ज़्यादा दौड़ने और तैरने के बाद, और चौथा ऑप्शन है ज़्यादा फिल्में देखने के बाद। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद। आगे बढ़ते हैं। निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हैजान पैदा करता है? पहला है हाजमे के निज़ाम में, दूसरा है आसाबी निज़ाम में, तीसरा है दिमागी निज़ाम में, या चौथा है जिस्मानी निज़ाम में। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी आसाबी निज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? सवाल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे लकड़ी और बुरादे के धुएं में, दूसरा है हिस्सा बीड़ी और सिगार के धुएं में, तीसरा है सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में, चौथा है मेलों और फैक्ट्रियों से निकले हुए धुएं में। तो बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में। अगला सवाल है जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? ऑप्शन है हमारे दिल के लिए, दिमाग के लिए, पेट के लिए, या फेफड़ों के लिए। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी फेफड़ों के लिए। अगला सवाल है सिगरेट के धुएं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है? सिगरेट के धुएं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है? पहला नुकसान, दूसरा सुख, तीसरा फायदा, या चौथा दुख। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी नुकसान। अगला सवाल है नुकसान की जमा है मुफीद, नुकसानात, नुकसानातैन, या नक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, नुकसानात। ख़ास का मतज़ाद है आम, अहम, ज़रूरी और खुसूसी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ख़ास का मतज़ाद हो जाएगा पहला, यानी आम। अगला सवाल है सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं? पहला पान के पत्तों से, दूसरा अरंडी के पत्तों से, तीसरा तंबाकू के पत्तों से, या चौथा पीपल के पत्तों से। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी तंबाकू के पत्तों से। अगला सवाल है नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। यहाँ आपको सवाल जो है 129 से लेकर के 135 तक इसी इबारत से अखज़ किए गए हैं और जवाब भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो इबारत को अच्छे से पढ़ना है और जवाब देना है। सबसे पहले इबारत को पढ़ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। वो बचपन से बहुत ज़हीन थे, उनका हाफिज़ा भी गज़ब का था। जो किताब एक बार नज़र से गुज़र गई, जो शेर एक बार कान में पड़ गया, वो उम्र भर के लिए याद हो गया। लिखते, तकरीर करते या बातें करते तो वो बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते थे। मौलाना आज़ाद ने सिर्फ 15 बरस की उम्र में लिसानुस्सिद्क़ नामी पर्चा जारी किया। लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। उन्होंने अपने हमवतनों में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। तो आप लोगों ने इक़्तिबास को, इबारत को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब चलिए इसी से सवाल दिया गया है और उस सवाल का हमको जवाब ढूंढना है। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, उन्होंने किस उम्र में लिसानुस्सिद्क़ पर्चा जारी किया?
20 बरस की उम्र में, 16 बरस की उम्र में, 15 बरस की उम्र में या 14 बरस की उम्र में? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी 15 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल है, वो किताबों के हवाले कब देते थे? पहला, लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त। दूसरा, बातें करते वक्त और तकरीर करते वक्त। तीसरा, लिखते और तकरीर करते वक्त। या चौथा, गुफ्तगू करते वक्त और लिखते वक्त। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी लिखते, तकरीर करते और बातें करते वक्त। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? ऑप्शंस हैं, लिखने वाला कोई दानिश्वर है। दूसरा, लिखने वाला कोई आलिम फाजिल है। या तीसरा, लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। या चौथा, लिखने वाला कोई जय्यद आलिम है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? पहला है वज़ीर तालीम, दूसरा है पहला वज़ीर मालियात, तीसरा है पहला वज़ीर मवासलात, या चौथा है पहला वज़ीर क़ानून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी पहला वज़ीर तालीम। अगला सवाल है, मज़मून की जमा है मज़ामीन, मज़ामीनों, या मौज़ूआत, या मज़ानातु। बताइए इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी मज़ामीन। अगला सवाल है, आज़ादी का मतज़ाद है क़ैद, ग़ुलामी, रिहाई या मुक़य्यद। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी आज़ादी का उल्टा हो जाएगा ग़ुलामी। अगला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? होशियार, ज़हीन, मेहनती या सेहतमंद थे? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी ज़हीन थे। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मतबादल का इंतखाब कीजिए। 136 से लेकर के 150 तक आपको इसी से जवाब देना है, लिहाजा अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़िए, सवालात को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल है हमारा, दफ़ा 343(2) के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है, क्या कहता है? हिंदी बतौर सरकारी ज़ुबान है। दूसरा है, हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान है। तीसरा, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़ुबान है। या चौथा, अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान है। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान है। अगला सवाल है, दरज़ैल में से कौन क्लासिकी ज़ुबान के पैमाने में शामिल नहीं है? पहला है, ज़ुबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़ तहरीरी मवाद हो। दूसरा, इस ज़ुबान में कुछ कदीम अदब रज़मी कलम बंद किए गए हों। तीसरा, ज़ुबान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़ुबानों से न हो। चौथा, ज़ुबान की अपनी तारीख़ी रिवायत हो और ये दूसरी ज़ुबानों से मुस्तआर न हो। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी ज़ुबान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़ुबानों से न हो। अगला सवाल है, आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़ा कदर किया जा सकता है? पहला है, उनके साथ मतवातिर मश्क और अमल के ज़रिया। दूसरा है, कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिया। तीसरा है, मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौका फ़राहम करके। या चौथा, उन्हें इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के
ज़रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे हरूफ तहज्जी याद करने पर, दूसरा है पढ़ने में रवानी पर, तीसरा है हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, या चौथा है पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो बताइए इसका सही आंसर, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। अगला सवाल है, सुनना और पढ़ना हैं क्या हैं? अखज़ी महारतें हैं, इजहारी महारतें हैं, दिलचस्प महारतें हैं, या गौर व फिक्र की महारतें हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी अखज़ी महारतें हैं। अगला सवाल है, तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं? तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक अब उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं? ऑप्शन से हमारे बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फ़राहम करके, दूसरा है उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके, तीसरा है गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर, या चौथा पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन अपने आप ज़ुबान सीखने और ज़ुबान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? पहला है रवानी और दुरुस्तगी, दूसरा है ज़ुबान से साबका, तीसरा है दुरुस्तगी और रफ्तार, चौथा है रफ्तार और तलफ़ुज़। तो बताइए सही ऑप्शन, सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी ज़ुबान से साबका। अगला सवाल है, बतौर माखज़ मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल के बारे में झैल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? पहला है, ये बच्चों की आमोजिश, गौर व फ़िक्र और तबादला ख़याल में मुआविन होती है। दूसरा है, ये आमोज़गारों के माना अख़ज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करती है। तीसरा है, मादरी ज़ुबान अहम तदरीसियाती मौक़े फ़राहम करती है, या ये दूसरी ज़ुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी ये दूसरी ज़ुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 144, इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़ुबान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? पहला है क़वाइद का इल्म, दूसरा है ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल, तीसरा है ज़ुबान की दरसी किताब, चौथा है बच्चे का अंदाज़ा क़द्र। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल। अगला सवाल है, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? पहला अज़ खुद अंदाज़ा क़द्र, दूसरा उस्ताद के ज़रिया अंदाज़ा क़द्र, तीसरा अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़ा क़द्र, चौथा रियासती बोर्ड के ज़रिया अंदाज़ा क़द्र। तो बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिया अंदाज़ा क़द्र। अगला सवाल है, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफ़े में मुआविन होता है? लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफ़े में मुआविन होता है? पहला है सुनने की महारत, दूसरा है लिखने की महारत, तीसरा है लफ्ज़ियात, या चौथा अदबी मानी। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी लफ्ज़ियात। अगला सवाल है, दरज़ैल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा क़द्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? पहला ऑप्शन है आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, दूसरा है मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, तीसरा है लुगात और फ़ामूस का इस्तेमाल, या चौथा साफ़ और वाज़ेह आवाज़।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी लुगात और फामूस का इस्तेमाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। पहला है रास्त तरीक़ा, दूसरा सौती तरीक़ा, तीसरा कुल ज़ुबान का तरीक़ा, या चौथा जुज़्व ज़ुबान का तरीक़ा। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी सौती तरीक़ा। अगला सवाल है, दरसी किताब से पढ़े जाने का मतलब है दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीस मवाद फ़राहम करना, या दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे पढ़े जाना, या मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, या दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गिरा बार न करना। बताइए ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब, दुरुस्त जवाब होगा हमारा पहला, यानी दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करना। अगला सवाल है, उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़ुबान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। पहला है लिखने की महारत में इजाफ़ा करने में, दूसरा है बोलने की महारत में इजाफ़ा करने में, तीसरा है सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में, या चौथा तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में। बताइए इसका सही आंसर, सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हुई होगी। इस तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सीटेट के मज़ीद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मुसलसल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक हल करके पेश करते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद अहम सवालात, कन्फ्यूज़न फ्री वजाहत और मुकम्मल इम्तहानी तैयारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल उर्दू लर्निंग जोन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, और आपकी कामयाबी के लिए नेक तमन्ना है।